आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री पोर्शन करने जा रहे हैं। दिस इज़ MDCAT 2022 का पेपर, ठीक है। सो बायो हमने कर लिया था एंड आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव क्वेश्चन 69 अकॉर्डिंग टू द सीरीज़। पहले इससे जितने भी पहले क्वेश्चन थे 68 तक वो बायोलॉजी के थे। बाय द वे, इफ़ यू हैवंट चेक्ड आउट दोस वीडियोज़, they are there, you can go have a look, ठीक है। उसमें काफ़ी बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे इस वाले पेपर में, PMDC के 2022 वाले पेपर में, बायो सेक्शन के। लेट्स सी हाउ इज इट केमिस्ट्री। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास K की बात की गई है। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, वहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ते हैं। तो K डिपेंड करता है ना, वो प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट किसी पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिसके अंदर आपके पास हीट रिलीज़ होती है सिस्टम से, या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की जो हीट जो एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है रिएक्टेंट से, और वी कैन से जो इन्वायरमेंट का डेल्टा H है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सिस्टम का चेंज इन एंथैल्पी या फिर चेंज इन हीट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो K की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, एंडोथर्मिक में इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे K इफ़ेक्ट होता है, तो सेम तो ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद सम टाइम डिक्रीज़ इंक्रीज़ ऐसा नहीं है, वो हमेशा ही इंक्रीज़ करता है। K हमेशा इंक्रीज़ करता है अगर एक्सोथर्मिक में आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो डिक्रीज़ नहीं करता, डिक्रीज़ एंडोथर्मिक में करेगा। रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड नहीं, अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक का रिएक्शन इंक्रीज़ होता है तो रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है। क्वेश्चन 70 है हमारे पास। विस्कोसिटी इज़ द मेजर ऑफ। एक लिक्विड में हमारे पास इमेजिनरी लेयर्स हम मान के चलते हैं, और वो सारी लेयर्स के दरमियान में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत फ्रिक्शन होती है, सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस, और वो लिक्विड के इन लेयर्स में रेजिस्टेंस पैदा कर रही होती है टू फ्लो। तो दिस रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी, ठीक है। एसीटोन गिव्स। अब एसीटोन किसे कहते हैं? जो कीटोन है, ओन आ गया, यानी कि ये कीटोन की बात हो रही है। कीटोन का जनरल फार्मूला क्या होता है? COR, ठीक है। अच्छा, जनरली अभी इन ऑप्शंस को अगर आप थोड़ी देर के लिए कीप देम असाइड एंड लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। जब आप बात करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की, यानी कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन, तो आप जनरली कौन सा टेस्ट करते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। इसे मिरर टेस्ट कह सकते हैं आप, सिल्वर मिरर टेस्ट कह सकते हैं। सिल्वर टेस्ट, इसमें क्या होता है? एक प्रेसिपिटेट बनता है। अब ये जो आपके पास टेस्ट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सिल्वर मिरर टेस्ट। ये टेस्ट के अंदर एल्डिहाइड ये टेस्ट पॉजिटिव देता है, और कीटोन जो है ये टेस्ट नेगेटिव देता है। अच्छा, बाय द वे, सिल्वर मिरर टेस्ट के अंदर आप यूज़ करते हैं टोलेंस रीएजेंट, यानी कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। आई गेस यहाँ पे ट्वाइस आएगा, या जस्ट कंफर्म दैट। तो इसमें सिल्वर मिरर टेस्ट में हम लोग अमोनिकल मिक्सचर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, या फिर जिसको ल्यूनर कॉस्टिक बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है इस पर्टिकुलर कंपाउंड का? ल्यूनर कॉस्टिक। तो इनमें से कोई भी बात आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि क्या कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है सिल्वर मिरर टेस्ट के अंदर? तो सिल्वर कॉस्टिक, अमोनिकल मिक्सचर ऑफ सिल्वर कॉस्टिक। तो एल्डिहाइड ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, कीटोन नेगेटिव देगा, इसीलिए ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। पॉजिटिव एसीटोन क्या है? 2 कार्बन वाला कीटोन, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ल्यूकस टेस्ट पॉजिटिव। ल्यूकस टेस्ट आप कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव देगा। देखिए, ये जो टेस्ट है फेलिंग बेनेडिक्ट टेस्ट, ये ऑलमोस्ट सेम टेस्ट ही होता है। ये आप यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग शुगर को टेस्ट करने के लिए।
जैसे अगर रिड्यूसिंग शुगर की प्रेजेंस होगी तो ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा, फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव आएगा, अगर नहीं होगी तो नेगेटिव। जैसे अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर मेरे पास सुक्रोज है तो ये फेलिनिक बेनेडिक्ट टेस्ट क्या देगी, नेगेटिव देगी। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास ऑप्शन डी इज़ वॉट वी आर लेफ्ट विथ। आयोडोफॉर्म टेस्ट एसीटोन पॉजिटिव देता है। वैसे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर कीटोन की आइडेंटिफिकेशन, लेकिन हाँ ये एसीटोन कैन गिव अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन 72 है हमारे पास, द इक्वेशन। ये आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, यू नो दिस, यू डोंट नो दिस, डजंट मैटर, आप आगे पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है, बिकॉज यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है ये इक्वेशन इज़ नॉट दैट कॉमन। ठीक है, अब ये सवाल जो लिया गया है ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, वहाँ से इसमें पूछा है कि अगर आपके पास n की जो वैल्यू है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर n की वैल्यू 2 से मोर देन 2 है तो ये जो इक्वेशन है हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से ये रिलेटेड सवाल है, तो इस इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 4, अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है, अब हमें पता है लेमन सीरीज़ कब होता है, जब n इज़ 1, अगर n 2 है या 2 से ज़्यादा है तो बाल्मर सीरीज़। ठीक है, यानी कि अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है लेमन सीरीज़ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन शेल 1 या फिर ऑर्बिट 1। ठीक है, फिर वो कहीं से भी आ सकता है, वो 3, 4, 2 इन्फिनिटी। ठीक है, वहाँ उस शेल से इलेक्ट्रॉन फॉल करता है 1 में, वहाँ पे जो आपके पास एनर्जी रिलीज़ होगी वो लेमन सीरीज़ में लाई करेगी। क्या होगी यहाँ पे, लेमन सीरीज़ में विजिबल लाइट होती है, सॉरी यूवी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 से ज़्यादा है तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 से ज़्यादा वाले जो शेल्स है वहाँ से फॉल करेगा, कहाँ पे, शेल 2 में, जहाँ पे आपके पास क्या रेंज क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, विजिबल लाइट, विजिबल स्पेक्ट्रम होगा। तो इसीलिए आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बाल्मर सीरीज़। खैर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन फॉल करता है 3 में तो ब्रैकेट, सॉरी, पास्ट शेल में, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, अपर हायर एनर्जी से थर्ड शेल में फॉल करेगा। उसके बाद आपके पास अगर फोर्थ में इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है तो आपका ब्रैकेट हो जाएगा, एंड फिफ्थ में फन सीरीज़। ठीक है, ये तीनों के अंदर आपके पास रेंज क्या होगी EM स्पेक्ट्रम में, इंफ्रारेड। 73 द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें कहता है कि हीट सप्लाई जो आप सिस्टम में करेंगे वो हीट या तो कन्वर्ट होगी टू इंक्रीज द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम या फिर इट वुड बी यूज टू डू द वर्क। ठीक है, या तो वर्क डन होगा या तो उस सिस्टम की एनर्जी, एंथैल्पी, हीट इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर तो अब यह दिस इज़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन। कंडीशन क्या गिवन है, अगर आपके पास विल रिड्यूस्ड यानी कि जो हीट है वुड बी रिड्यूस्ड at constant volume. Okay, if volume is constant, now we know that work done बराबर होता है P del V के। ठीक है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, इसका प्रोडक्ट वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है यानी कि 0 है, तो अगर P मल्टीप्लाई होगा 0 से तो ये होल टर्म वुड बी 0, तो वर्क डन बराबर हो गया 0 के। यानी कि अगर दिस इज़ 0 तो जितनी भी आप हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम में वो सब की सब किस में कन्वर्ट होगी, टू इंक्रीज या फिर टू मतलब चेंज इन एंथैल्पी या फिर चेंज इन द हीट गिवन टू द सिस्टम। सारी हीट कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी इंक्रीज, एंथैल्पी इंक्रीज में। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में वर्क, यहाँ पे देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क डन 0 है तो पहले ऑप्शन में वर्क आ रहा है विच इज़ रॉन्ग। उसके बाद अच्छा ये क्यू भी क्या है, क्यू ये वाला ही हीट गिवन टू द सिस्टम है, वी डिनोट कर रहा है चेंज इन एट कांस्टेंट वॉल्यूम को। तो बेसिकली ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिखा गया। इसका मतलब क्या है, V जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। अगेन यहाँ पे इन्होंने
पी, बेसिकली ये पी डेल वी होना चाहिए था, या जिसका मतलब है वर्क डन, तो वर्क डन 0 होगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पे भी वर्क डन आ रहा है, दिस इज रॉन्ग। ये स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने डेल जी लगा दिया है, गिलबर्ट एनर्जी, चेंज इन गिलबर्ट एनर्जी। खैर ये तो इररेलेवेंट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि सारा का सारा आपके पास जो हीट गिवन टू द सिस्टम वुड बी कन्वर्टेड फॉर इंक्रीजिंग द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 74, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट्स एसिड। अगर हमारे पास एक कोई भी डाइल्यूट एसिड है, समझ लें हम HCl का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, चलो ऑप्शंस में इन्होंने क्लोरीन और हाइड्रोजन का जिक्र किया हुआ है, तो हम HCl ले लेते हैं। अब एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पे कहेंगे कैथोड, पॉजिटिव को एनोड कहेंगे और नेगेटिव को कैथोड कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो आयन होता है, एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जैसे जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव होगा, क्लोरीन गैस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, तो ये जाता है किसके पास, कैथोड के पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कैटाइन है और ये एनाइन है। हाइड्रोजन यहाँ जाएगा कैथोड के पास और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो ये आपके पास दोबारा से न्यूट्रल आपके पास गैस बन जाएगी हाइड्रोजन। ठीक है, H पॉजिटिव था तो हाइड्रोजन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे, कैथोड पे। तो हम ये कह सकते हैं कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इसका मतलब है कि जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे लिबरेट होती है और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। ऑसवाल्ड प्रोसेस इज द ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऑसवाल्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो ये प्रोसेस हमारे पास HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। कैसे बनाया जाता है नाइट्रिक एसिड, सिंथेटिक नाइट्रिक एसिड? जब आप अमोनिया की, आंसर यहाँ पे अमोनिया होगा, अमोनिया की ऑक्सीडेशन होती है ऑसवाल्ड प्रोसेस में और बनता HNO3 है। ठीक है, द डाइपोलर मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0, क्योंकि देखें कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से इसका ओवरऑल जो डाइपोलर मूवमेंट है वो 0 है, यानी कि ये एक नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। जबकि अगर आप ऑक्सीजन देखें तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता बिल्कुल भी। तो होना तो ये पोलर चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसकी ज्योमेट्री ऐसी है, लीनियर ज्योमेट्री की वजह से इसका एंगल क्या होगा 180, तो दोनों तरफ से जो फोर्स लग रही है हाइड्रोजन से वो कैंसिल आउट होके ये एक नॉन पोलर कंपाउंड बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल करिए, दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगने की वजह से इसमें किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होता है। ठीक है, तभी ये नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। द 2 crystals of sodium nitrate and calcium carbonate are both trigonal, क्योंकि अच्छा यहाँ पे अब ये बात कर रहे हैं ये दोनों कैसे हैं, आयोनिक कंपाउंड है। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रेट पे नेगेटिव। इसी तरीके से कैल्शियम पे +2 चार्ज, कार्बोनेट पे -2। ये कैसा कंपाउंड है, ये आयोनिक कंपाउंड है। जब आप बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड की, तो कोवलेंट कंपाउंड में आइसोमर्स होते हैं, यानी कि आइसोमर का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होगा, सेम होगा। लेकिन मज़े की बात, आपके पास जो आयोनिक कंपाउंड है इनके पास कोई भी आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन इंस्टेड आयोनिक कंपाउंड्स में आइसोमॉर्फ्स होते हैं और पॉलीमॉर्फ्स होते हैं। अब ये क्या चीज़ है, सिंपल है, देखें आइसोमॉर्फ क्या है, यानी कि 2 ऐसे क्रिस्टल्स, जो 2 ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स, ऐसे लेटर्स जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, ज्योमेट्री सेम हो। जैसे ये दोनों क्या हैं, आपस में ट्रायगोनल ज्योमेट्री रखते हैं दोनों, तो ये आइसोमॉर्फ्स हुए। ठीक है, अगर हमारे पास एक क्रिस्टल का एक ज्योमेट्री से ज़्यादा ज्योमेट्रीज हैं तो वो पॉलीमॉर्फ्स कहलाएगा। पॉली यानी कि मेनी, मॉर्फ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एलोट्रॉप्स की, अच्छा एनेंटियोमर्स आइसोमर का ही टाइप है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, यानी कि एक कंपाउंड डिफरेंट
एंड स्ट्रक्चर में आपको अगर आप मिले तो वो एलोट्रोप्स कहलाते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सेम एलिमेंट। मैंने शायद अभी कंपाउंड बोला लेकिन मैं एलिमेंट, आई मेंट एलिमेंट। जैसे कार्बन में आपके पास हाइड्रोजन, बकी बॉल्स, ग्रेफाइट, ये सब एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, ठीक है। नायलॉन 66, नायलॉन हमारे पास ना तो एक एलिमेंट है, ना तो कंपाउंड है, ना तो मॉलिक्यूल है। नायलॉन आपके पास एक पॉलीमर है जो बनता है मोनोमर से। इसने पूछा है कि किस मोनोमर से बनता है, तो नायलॉन का मोनोमर होता है हेक्सन डाइओइक एसिड और 1,6 डाई अमीनो हेक्सेन। तो इसीलिए आंसर बी जो है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अब यहाँ पे इन्होंने कंडेंसेशन पॉलीमर वगैरह कुछ लिखा है, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या मतलब है इसका। देखें, पॉलीमर क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर। जैसे आप बायो में पढ़ते हैं कि सॉरी, प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है, प्रोटीन का मोनोमर अमाइनो एसिड होता है। कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर मोनोसेक्राइड होता है। तो जो पॉलीमर है वो कैसे बनता है, मोनोसेक्राइड की लॉन्ग चेन से। अब केमिस्ट्री में आप दो तरीके के पॉलीमर्स पढ़ते हैं, एक आपके पास है कंडेंसेशन पॉलीमर और एक है एडिशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स कौन से होते हैं, जिनका मोनोमर कैसा हो, सैचुरेटेड हो। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, उसमें सिंगल बॉन्ड हो, सारे बॉन्ड्स कैसे हों, सिग्मा बॉन्ड हो, तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर बनाता है, ठीक है। जैसे कि नायलॉन, नायलॉन एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। अच्छा, एडिशन पॉलीमर्स कौन से होते हैं, अगर आपने इथीन वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स में, तो वहाँ पे आपने पॉलीथीन पढ़ा होगा। तो एडिशन पॉलीमर्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर जो मोनोमर हो वो पाई बॉन्ड वाला हो, जैसे कि अल्कीन, अल्काइन। जब ये अब पॉलीमर्स बनाएंगे तो वो पॉलीमर क्या कहलाएगा, एडिशन पॉलीमर। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीथीन कैसे बनता है, जब इथीन के दरमियान में बॉन्ड बनता है तो इसका मोनोमर कैसा है, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए, जैसे कि पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये जो हमारे वाटर पाइप्स में इस्तेमाल होते हैं, तो ये एक एडिशन पॉलीमर है। नायलॉन क्या है, नायलॉन आपके पास एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। इथीन हैज़ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, इथीन में कार्बन सेंट्रल एटम होता है इथीन में, तो इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है आपके पास ट्रायगोनल, या तो ट्रायगोनल पिरामिड होगा या तो ट्रायगोनल प्लेनर होगा। अगर लोन पेयर मौजूद है, ठीक है, सेंट्रल एटम के अंदर, तो वो कहलाएगा, अब मैं यहाँ पे कार्बन की बात नहीं करी, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नहीं बात करी, ओवरऑल जो sp2 जिसकी भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, अगर उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम में, तो वो क्या बनाएगा, वो उसकी ज्योमेट्री पिरामिड होगी। अगर नहीं है लोन पेयर प्रेजेंट तो ट्रायगोनल प्लेनर बनाएगा। इसमें एंगल का डिफरेंस होता है, जैसे पिरामिड के अंदर एंगल जो है वो लोन पेयर की रिपल्जन की वजह से एंगल और छोटा हो जाता है, 107 डिग्रीज एंगल होता है बॉन्ड एंगल, ठीक है। प्लेनर के अंदर एंगल होता है 120 डिग्रीज, ठीक है। तो अगर इथीन है तो इथीन हमारे पास ट्रायगोनल प्लेनर है, तो इसका एंगल 120 होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इथीन में। इथाइन में क्या होगी, sp3 होगी। ज्योमेट्री कैसी होगी, इथाइन में sp होगी, 180 एंगल होगा, ठीक है। और अल्केन में जितने भी अल्केन्स हैं, इथेन हो गया, जैसे मीथेन हो गया, तो वहाँ पे ज्योमेट्री कैसी होगी, sp3 होगी, एंगल होगा आपके पास 109 डिग्रीज, और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। क्वेश्चन 80 है, द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन्स। जो काइनेटिक KMT है गैसेस की, वो हमें बताती है बिहेवियर ऑफ गैसेस। क्वेश्चन 81,
2-chloropropan इज हीटेड विद सोडियम मेटल, प्रोडक्ट है हमारे पास 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन बना है, बताइए रिएक्शन का नाम क्या होगा। यहाँ पे आपके पास पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर से सवाल अब मुझे पता लग गया क्योंकि प्रोपेन ब्यूटेन वगैरह लिखा हुआ है। अब ये 2-chloropropan की बात हो रही है, यानी कि इन्होंने अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन के बारे में सवाल किया है कि जब आप उससे सोडियम मेटल के साथ हीट करेंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है। देखें RX जो है ये भी एक क्वेश्चन है वैसे, सो नोट डाउन के RX में आपके पास यानी कि अल्काइल हैलाइड में दो तरीके का रिएक्शन होता है, एक एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब क्या है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, और दूसरा तरीके का रिएक्शन कौन सा होता है इसमें होता है SN1 SN2 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे NU- लिख रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन। तो ये दो रिएक्शंस इसमें होते हैं एल्काइल हैलाइड में। अब जब ये सोडियम मेटल वाला इसने रिएक्शन दिया है यहाँ पे आपके पास ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है, लेकिन बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, ये जनरली आपके पास इतना कॉमनली नहीं अभी वाले सिलेबस में है ये, क्योंकि 2023 का पास पेपर है ये ना MD-CAT का। तो खैर जब भी आपके पास अल्काइल हैलाइड में आप सोडियम मेटल को डालेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक नया कार्बन कंपाउंड बनेगा, जैसे 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये एक न्यू कार्बन कंपाउंड बना। इस रिएक्शन को हम कहेंगे वर्ड्स रिएक्शन। देखें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ये क्या है, ये एलिमिनेशन है, ठीक है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या है, एलिमिनेशन का ही दूसरा नाम है ना ये, बीटा एलिमिनेशन को आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव होता है बीटा कार्बन से, और जो अल्केन जो हेलोजन है वो रिमूव होता है अल्फा कार्बन से, ठीक है। ये डिहाइड्रेशन तो नहीं है, ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ H2O। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने हाइड्रोजन वाला कंपाउंड ऐड नहीं किया, ठीक है। डीहेलोजिनेशन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हेलोजन, डीहेलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल, डी का यानी कि रिमूवल ऑफ हेलोजन, सो ये वो रिएक्शन भी नहीं है, ठीक है। आपके पास एक कम्प्लीटली न्यू कार्बन कंपाउंड बना, ये रिएक्शन वर्ड्स रिएक्शन कहलाता है। क्वेश्चन 82 है, एट इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन रेट ऑफ, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो रेट ऑफ बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन है वो दोनों कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। यानी कि जितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट पे कन्वर्ट हो रहा है उतना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इक्विलिब्रियम पे चेंज या फिर रिएक्शन होना बंद हो जाता है, रिएक्शन वोंट स्टॉप ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि आपका जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि जो जितना रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन होगा, कि उतना ही प्रोडक्ट रिएक्शन में चेंज होगा, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। 83 रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है कैटलिस्ट के डालने से, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्ट खुद नहीं करता और इसकी वजह से हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, नेवर इंक्रीजेस, ऑलवेज डिक्रीजेस। रिएक्शन है आपके पास, ये हाइड्रोजन के साथ हमने ऐड कर दिया क्लोरीन, ठीक है, बना आपके पास HCl। याद रखिएगा ये जो रिएक्शन है ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और जितना भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है उसमें उसका ऑर्डर हमेशा ज़ीरो ऑर्डर होता है, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन जो हैं वो, या फिर आप ये कह सकते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होता है, तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करते। तो आप ऐसे नहीं पता लगा सकते कि अच्छा ये H है, यहाँ पे ये 1 आ गया, और यहाँ पे ये क्लोरीन है तो यहाँ पे ये 1 आ गया, ठीक है, कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो यू कैन डू दैट, ठीक है। और पहली बात ये बैलेंस्ड भी नहीं है ना, पहले आप इसे बैलेंस करोगे उसके बाद चलो अब बैलेंस है, तो आप अब ये नहीं कह सकते इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, नहीं, क्योंकि ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसका ऑर्डर 0 है, तो इसका जो ऑर्डर है वो ज़ीरो ऑर्डर जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। अच्छा तो मैम किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, ठीक है।
द कंपेरिजन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो में बताना है। रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए आप यूज़ करेंगे किसका, ग्राम्स लॉ का। ये लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मास के, ठीक है। अब आप यहाँ पे निकाल लें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ये वाला रिलेशन फॉलो करके। कैसे करेंगे देखो, चलें अब यहाँ पे देखें ये क्या है, ये रेट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये मास के, तो आप ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो जब आप बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं तो क्या था, अगर प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ ट्रिक, आप ये भी आप खुद भी ये कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है याद करने में कि R1 M1 होगा या R1 R2 इज इक्वल टू M1 M2 होगा, तो उसके लिए देखो जब भी इन्वर्स रिएक्शन रिलेशन होगा, जैसे प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने पास क्या बनता है इक्वेशन, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा, R1 M1 इज रूट में लिखेंगे आप मास को क्योंकि ये रिलेशन में स्क्वायर रूट आ रहा है, फिर R2 M2, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये आ गया R1 R2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास M2 अपॉन M1, ठीक है। हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन जो है वो मास 1 है और ऑक्सीजन जो है वो मास 2 है। तो हाइड्रोजन का मास क्या है हमारे पास 2 और ऑक्सीजन का क्या है 16, राइट। तो ये रूट में आ गया। अब देखें 2 1 is 2, 2 4 is 16, सॉरी 16 नहीं आएगा यहाँ पे, 32 आएगा ना क्योंकि O2 है, माय बैड, ठीक है। 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है लेकिन यहाँ पे O2 है तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32, ठीक है। तो ये 32 अपॉन 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 16। तो ये अब आंसर हो गया कुछ इस तरीके से। अब इस 16 अपॉन 1 है यहाँ पे, तो ये रूट से बाहर आएगा। 16 का रूट क्या होता है 4 अपॉन 1, तो यार कि मेरे पास रेशो क्या आया 4:1। क्लियर हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास क्या होता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। एल्काइल की जगह पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी आ सकता है, और हैलाइड की जगह पे क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड ये कुछ भी आ सकता है। फ्लोराइड जनरली नहीं आता क्योंकि वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसलिए जनरली आपके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो कब होता है, जब आपके पास एल्काइल क्या हो मिथाइल हो और हैलाइड क्या हो आयोडाइड हो, ठीक है। तो खैर वो कह रहा है कि आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जब वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, मिथाइल हैलाइड के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी कि दोबारा से RX का रिएक्शन है। ये रिएक्ट करता है जब मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ, तो यहाँ पे आपके पास ये रिएक्शन कहलाता है एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन का एग्जांपल है, और एलिमिनेशन में क्या होता है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ यानी कि आपके पास इथेन इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। ऑप्शन ई इज द राइट ऑप्शन। इवन इफ़ यू डोंट नो कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कंपाउंड बनेगा, आपको रिएक्शन करवाने की वो टाइम, उसमें टाइम निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको जस्ट आपको पता होना चाहिए अच्छा ये एलिमिनेशन मुझे याद आ रहा है, ये एलिमिनेशन का एग्जांपल है। तो डेफिनेटली एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो इथेन इज द राइट ऑप्शन क्योंकि वही एक हमारे पास पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड गिवन है ऑप्शंस में, ठीक है। अच्छा, एलिमिनेशन का ऑपोजिट क्या होता है, एडिशन रिएक्शन। अच्छा, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटता है। जैसे कि आपके पास इथीन जो है उसमें एडिशन रिएक्शन होता है, इथाइन जो है उसमें एडिशन रिएक्शन होता है। इथाइन में एडिशन रिएक्शन भी होता है, और कौन सा वाला, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। समझ आ रही है बात, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स है ये। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है इथीन में और इथाइन में, समझ आ गया। अच्छा, वैसे इथाइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होती है, और आपका
इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होती है, क्योंकि जो टर्मिनल एल्काइल्स होते हैं उसमें, ठीक है। मैंने यहाँ पे इथीन इथाइन थोड़ा सा सिंपल करने के लिए लिखा है, लेकिन ये मैं असल में बोलना चाह रही हूँ अल्कीन और एल्काइन के लिए, जो कि जनरल टर्म्स हैं, ठीक है। ये तो चलो 2 कार्बन वाला अल्कीन को हम इथीन बोलेंगे, लेकिन ये हर अल्कीन अल्काइन पे चीज़ लगेगी, ठीक है। खैर, जो टर्मिनल अल्काइंस होंगे उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होगी, ठीक है। टर्मिनल अल्काइन का मतलब क्या है कि उसका जो ग्रुप है वो टर्मिनल कार्बन पे आ रहा है। उसके बाद आपके पास 87 है, ये आपके पास यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, ये COH और ये COOH, कार्बन कार्बन दोनों साथ में बॉन्ड करेगा, इसलिए मैंने इसको रादर देन राइटिंग दिस ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ये दोनों एक ही बात है। तो ये आपके पास इसका IUPAC नेम क्या होगा? वैसे तो ये ऑक्जेलिक एसिड कहलाता है कॉमन नेम में, ये भी याद कर लें, आ सकता है। और इसे IUPAC नेम में इसका नाम हो जाएगा इथेन। इथेन क्योंकि 2 कार्बन है, डाई यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पे, इसीलिए इथेन डाइओइक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन 88, पल्वराइज्ड CaCO3, यहाँ पे आई थिंक कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए था, U की जगह पे O, बट ठीक है। रिएक्ट्स फास्टर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजन। देखो, जो भी चीज़ पल्वराइज्ड होती है, पल्वराइज्ड का मतलब है क्रश्ड या फिर उसको पाउडर फॉर्म में तोड़ा गया है ताकि उसका क्या इंक्रीज़ हो सके, सरफेस एरिया। इस वजह से वो रिएक्शन फास्ट करेगा, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा किसी भी पल्वराइज्ड कंपाउंड का। सो वर्ड का मतलब जस्ट आपको पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट बाय क्लोराइड इज़ टू मैन्युफैक्चर। अगर आपके पास यहाँ पे पोटेशियम पर मैंगनेट है ये, अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे क्लोराइड से, तो यहाँ पे जो एक पोटेशियम है वो इस क्लोरीन के साथ ऐड होकर पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ये जो पोटेशियम पर मैंगनेट था ये पोटेशियम मैंगनेट बन जाएगा, यानी कि KMNO4, ठीक है। एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद, एल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट करता है? कीटोन के साथ, क्योंकि विथ कीटोन आर मोर ईजिली ऑक्सीडाइज्ड, विथ इट इज़, देखो इसको यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करें थोड़ा सा, एटलीस्ट सेंस तो बनाएगा ना। विथ इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडेज एल्डिहाइड, नहीं अच्छा ये वाला ऑप्शन C है, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड जो है वो माइल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर सिर्फ स्ट्रॉन्ग या फिर सिर्फ माइल्ड के साथ। ऑप्शन C इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि देखो जब आप बात करते हैं कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स की, कार्बोनल कंपाउंड्स की, तो एल्डिहाइड और कीटोन आता है। एल्डिहाइडिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर्ड टू कीटोन। कीटोन इज़ मोर स्टेबल। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? CHO। ये क्या है? COR। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एल्काइल है, तो एल्काइल इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। हाइड्रोजन का बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता कार्बन के साथ, तो इस वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना आसान है इस R को रिमूव करने के कंपैरिजन में। तो कीटोन जो है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग, अगर कीटोन का पूछते तो आपको बोलना चाहिए कि ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, जबकि एल्डिहाइडिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जो एल्डिहाइड है वो स्ट्रॉन्ग और माइल्ड दोनों के साथ आपके पास रिएक्शन करेगा। बेंजीन इज सब्जेक्टेड टू एल्काइलेशन, नाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन, द प्रोडक्ट इज, बहुत सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में दे दी इन्होंने, आई डोंट नो क्यों, लेकिन 3 रिएक्शंस उन्होंने बेसिकली बेंजीन के दे दिए। इतना मुश्किल सवाल नहीं है, थोड़ा सा इससे कॉमा भी नहीं लगाया, क्या ठीक है। वो कह रहा है कि अगर बेंजीन जो है, बेंजीन का मतलब क्या है, आपके पास C6H6, ये बेंजीन कहलाता है, इस तरीके से इसकी रिंग होती है 6 कार्बन वाली। तो कहता है कि अगर आपके पास बेंजीन है उसकी आप एल्काइलेशन करें। एल्काइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बेंजीन के साथ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, जो कि एक एल्काइल है, 1 कार्बन एल्काइल है, तो यहाँ पे ये जाके मिथाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, और ये कहलाएगा टोलीन, सही है।
अब मिसाइल जो है वो क्या है, मिसाइल खुद एक, अगर आपको याद हो, जब भी आपके पास बेंजीन में रिएक्शन होता है तो जो ग्रुप अटैच होगा पहली बार वो डिसाइड करेगा कि आगे आने वाला ग्रुप वो कौन से कार्बन पे अटैच होगा, ओ पे, एम पे या पी पे। तो जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, यानी कि या तो वो ओ पे पोजीशन पे या तो पी पे होगा। अब जैसे अभी अगला क्या हो रहा है, अगला नाइट्रेशन हो रही है, मेरे पास टोलिन है, चलो टोलिन हमारे पास बन गया। अब हमें करनी है इसकी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ NO3, नाइट्रेट ग्रुप। समझ आ रही है बात, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, पहले क्या किया, उसने बोला अल्काइलेशन करो, कर दी, टोलिन बना। अब टोलिन की हम करेंगे नाइट्रेशन, NO3 ऐड कर दो, ठीक है। अब NO3 ग्रुप जो है ये आपके पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मिथाइल ऑलरेडी अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये NO3 ग्रुप आके यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। जब आप नाइट्रेशन करते हैं ना बेंजीन की, तो आपके पास ऑर्थो या पे पैरा पोजीशन पे जाके नाइट्रेशन होती है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि अब बेंजीन की करो ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, MCQ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, कभी भी बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, अगर एल्काइल बेंजीन है, क्यों नहीं हो सकते ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो हाईली स्टेबल कंपाउंड है, बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होती है, बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या फिर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, कुछ भी करो, लेकिन बेंजीन की आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। अगर आपके पास एल्काइल बेंजीन है तो हाँ, उस केस में आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो, जैसे इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है क्योंकि इसमें यहाँ पे मिथाइल आ रहा है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि टोलिन की आप एल्काइल बेंजीन यानी कि मिथाइल बेंजीन एग्जाम्पल ले लो, उसका दूसरा नाम कॉमनली क्या बोलेंगे, टोलिन। तो हम ये कह सकते हैं टोलिन की ऑक्सीडेशन हो सकती है, बिल्कुल। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो टोलिन है ना CH3, इस CH3 की ऑक्सीडेशन होगी, बाकी ये पूरी रिंग जो है ना ये इंटैक्ट रहेगी, ये अनटच्ड रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, ठीक है। तो अब आप इसकी अगर करेंगे ऑक्सीडेशन, तो जब भी एल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन होती है तो आपके पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास नाम क्या होगा। अब देखो जो नाइट्रेट है वो कैसा ग्रुप है, वो है मेटा डायरेक्टर, ठीक है। कैसे पता लगा ये, आप जब आप टॉपिक पढ़ने बैठेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मेटा ग्रुप्स जनरली कौन से होते हैं, जिनके पास लोन पेयर नहीं होता सेंट्रल एटम में, ठीक है। और ऑर्थो पैरा के पास लोन पेयर जनरली होता है, ठीक है। ये अलग से एक टॉपिक है, वहाँ पे अभी हम उसे अभी डिटेल में तो नहीं डिस्कस कर सकते। तो खैर नाइट्रेट क्या है, वो खुद में एक मेटा डायरेक्टर है। तो क्या अब यहाँ पे जो ओइक एसिड है आपके पास, क्या वो मेटा पोजीशन पे आएगा, तो देखो वो बेंजोइक एसिड बना, जबकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो तो ONP पे है। तो अगर आप नाम, अब इस कंपाउंड का अगर आप नाम डिसाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपके पास ONP नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप किस पोजीशन पे है, ऑर्थो एंड पैरा पे, और बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास ऑप्शन D जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ये बना है। कैस्नर-केल्नर सेल के अंदर क्या होता है, कैस्नर-केल्नर सेल इस्तेमाल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NaOH यानी कि कॉस्टिक सोडा। ये क्वेश्चन जो है यूसेट, जो अभी 2025 वाला यूसेट हुआ था, सेकेंड, आई एम रिमेम्बरिंग द मंथ, किस महीने में हुआ था, आई गेस अप्रैल में हुआ था शायद, जो सेकंड यूसेट हुआ था इस साल में 2025 में। तो उसमें ये सवाल पूछा गया था कि कॉस्टिक सोडा जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो वहाँ पे आंसर सही जवाब था इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अच्छा, अगर वो सेल भी पूछ सकता था तो सेल कौन सा होता है, सेल होता है कैस्नर-केल्नर सेल। तो इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, और NaCl से बनता है बेसिकली। तो आपके पास जो क्लोराइड गैस है वो कहाँ पे जाती है, वो जाती है, एनोड क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एनाइन आएगा। तो क्लोराइड क्या है, एनाइन है, तो क्लोरीन गैस लिबरेट होती है एनोड पे, ठीक है। और जो हाइड्रोजन गैस है आपके पास वो लिबरेट होगी कैथोड पे। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे इन्होंने लिखा तो है वैसे कि इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड,
तो ये बात देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोल्यूशन में बनता है बेसिकली, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे रिलीज होती है, क्लोराइड जो है वो एनोड पे निकलेगी। ये हाइड्रोजन पानी से आई, ठीक है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से आया, ये भी वाटर के ब्रेकडाउन से आया। ऑप्शन डी सही है वैसे तो, लेकिन मैं अगर आपको और थोड़ा सा जानना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जैक्टली कहाँ पे बनता है, सोल्यूशन में बनता है, ठीक है, ये न्यूट्रल है। और उसके बाद 93 सवाल है, बेकलाइट इज़ द पॉलीमर ऑफ। बेकलाइट हमारे पास एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। इसी पेपर में पूछा गया था नायलॉन किस तरीके का, अभी थोड़ी क्वेश्चन में मेरे ख्याल से क्वेश्चन 2-3 था। नायलॉन 66 जो वो कौन से टाइप का पॉलीमर है, इसका मोनोमर क्या होता है, तो हेक्सेन डाइओइक एसिड इसका मोनोमर होता है, एक और भी कंपाउंड था खैर। तो ये हमारे पास बेकलाइट, नायलॉन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, जिसका मोनोमर कैसा हो, सैचुरेटेड हो, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला। और इसका ऑपोजिट क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है एडिशन पॉलीमर्स, जिनका मोनोमर कैसा हो, अनसैचुरेटेड हो, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, जैसे कि पीवीसी हो गया। ये किससे बना, ये इथीन से बना। इथीन क्या है, पाई बॉन्ड रखने वाला। खैर बेकलाइट हमारे पास एक तरीके का प्लास्टिक होता है जो ज़्यादातर जो स्विच बोर्ड्स, बैंगल्स वगैरह के लिए जो प्लास्टिक यूज़ किया जाता है उसे बेकलाइट कहते हैं, सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक। तो ये इसका मोनोमर क्या है, ये आपको याद करना होगा, फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल। आसान सा रिएक्शन होता है, इसमें वाटर का रिमूवल होता है और उस तरीके से कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है बेकलाइट, ठीक है। आप बना के भी इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास एल्डिहाइड है, 2 कार्बन वाला, ठीक है, 1 कार्बन वाला बल्कि, ठीक है, 2 कार्बन वाले को हम कहेंगे एसिड एल्डिहाइड, 1 कार्बन इज फॉर्मल्डिहाइड। फिनोल व्हेन सब्जेक्टेड टू नाइट्रेशन, दोबारा से वही रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, नाइट्रेशन यानी कि एडिशन ऑफ नाइट्रेट ग्रुप। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, क्या वो डाइल्यूटेड है, क्या वो कंसनट्रेटेड है। अगर तो वो कंसनट्रेटेड है तो आपके पास बनेगा पिक्ट्रिक एसिड, अगर वो डाइल्यूटेड है तो आपके पास OMP प्रोडक्ट बनेगा। तो अब क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया तो आपके पास कैसा ये ग्रुप बनेगा, कैसा कंपाउंड बनेगा, आपके पास ONP, ठीक है। हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्रोमाइट और R, क्रोमाइट का फॉर्मूला ये दिया हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड। हीटिंग अ मिक्सचर, आपके पास मिक्सचर है किस किस का, क्रोमाइट का, एंड ये R नहीं और होगा यहाँ पे, और KCO इन एयर, इससे आपके पास क्या चीज़ बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा पोटेशियम क्रोमेट, ये रहा, K2CrO4 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, K2CrO4, ये पोटेशियम क्रोमेट है, और K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, लेकिन यहाँ पे O इज 7 आई एम श्योर, लेकिन जो Cr है इसको प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा, ये 2 है या 4 है, ठीक है। तो ये पोटेशियम क्रोमेट है, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। चलें, अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज़ वन दैट डैश कम्प्लीटली इन सोल्यूशन। एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कि पूरी तरीके से सोल्यूशन में आयोनाइज हो जाए। आयोनाइज का मतलब क्या है, अपने आइंस में ब्रेक डाउन हो जाए, जैसे NaCl सोडियम पॉजिटिव बना, कैटाइन, और Cl बना एनाइन। तो ये एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट तभी होगा जब ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, मुकम्मल तरीके से अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैटाइन एंड एनाइन फॉर्म्ड विच कंबाइंस टू फॉर्म क्रिस्टल लेटिस। वन कैटाइन इज आइसोइलेक्ट्रिक टू नियरेस्ट। अच्छा, इसको क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, कैटाइन और एनाइन जो है व्हेन दे फॉर्म क्रिस्टल लेटिस, तो आपके पास क्या होता है, कैटाइन कैसे बनता है, जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, मेरे पास ये Na है, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, क्या बना आपके पास, Na+ बना। अब इसके नियरेस्ट नोबेल गैस कोई देखो, इसके नियरेस्ट आपके पास, अच्छा इसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है,
यहाँ लिथियम का 7 है, इसका 11 है ना इसका एटॉमिक नंबर। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 10। अब सोडियम की नियर नोबेल गैस कौन सी है? नोबेल नहीं, सॉरी, नोबल गैस कौन सी है? नियॉन। ठीक है, और नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 10। तो ये दोनों क्या हुए? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? आइसो यानी कि सेम, इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये दोनों आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसी तरीके से जितना भी कैटाइन है और जितना भी एनाइन भी, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ क्लोरीन की, इलेक्ट्रॉन कितना है 17, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 18 हो गया। यही है ना, Cl माइनस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। एक गेन किया, 17 + 1 18 हो गया। तो अब इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 18। दोनों क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। समझ आ गया? यही पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो स्टेटमेंट्स यहाँ पे आप पढ़ो, कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है। मैंने आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट, अब आप देख लो। तो कैटाइन एनाइन दोनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है टू देयर नियरेस्ट नोबल गैस। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय मेटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय नॉन मेटल आर इक्वल। ये बिल्कुल सही है कि भाई अगर जैसे सोडियम है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, चलें। सेकेंडरी अल्कोहल्स हैव। अब देखो, अगर ये मेरे पास एक यहाँ पे मैंने बना लिया, हम लोग ले लेते हैं प्रोपेन, इसके साथ मैंने यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया। तो यहाँ पे जिस भी कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डिसाइड करता है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। अगर तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली वो खुद कितने कार्बन से कनेक्टेड है। देखो ये वाला कार्बन है, ठीक है, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक कार्बन से। तो ये क्या हुआ? ये प्राइमरी हुआ। मैम यहाँ पे भी तो एक कार्बन है, लेकिन वो ये वाला कार्बन इससे थोड़ी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये तो इससे कनेक्टेड है। दिस इज ओनली एसोसिएटेड विद दिस कार्बन, सो दिस इज गोना बी योर प्राइमरी अल्कोहल। अगर अब मैं इसी के साथ यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दूँ कि ये कार्बन को मैं यहाँ पे 2 और कार्बन से डायरेक्टली जोड़ रही हूँ तो ये सेकेंडरी है। अगर यहाँ पे एक और कार्बन लगा दें तो 3 कार्बन, तो ये टर्शियरी हो जाएगा। यानी कि और ये अल्फा कार्बन कहलाता है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है, और बाकी जितने भी कार्बन अल्फा से जुड़े हुए होते हैं वो बीटा कहलाता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर 2 बीटा कार्बन होते हैं। स्मॉल डिफ्यूजन इन सॉलिड, क्यों स्मॉल डिफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि बेचारे सॉलिड के अंदर सिर्फ एटम्स जो है वो काफ़ी इस तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं, सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है उनके पार्टिकल्स में, जिस वजह से डिफ्यूजन बहुत कम होती है, ना के बराबर। गैसेस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। गैसेस जो है आइडियल बिहेवियर से डिविएट का मतलब क्या है कि इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में वो आइडियल गैस की तरह नहीं बिहेव करेंगी। तो देखें आइडियल बिहेवियर, एक चीज़ आप याद कर लो, आप ज़िंदगी आसान हो जाएगी कि देखें जो आइडियल बिहेवियर होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे होता है। ठीक है, तो गैसेस किस पे डिविएट करेंगी? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये वाला ऑप्शन सही है। इससे इस पे जो गैस है वो इट वोंट बी आइडियल एनी मोर, ठीक है, रियल गैस हो जाएगी। अच्छा, ये क्वेश्चन में आपको एक दिया हुआ है बहुत सिंपल सा, थोड़ा सा लेंथी। 3 grams ऑफ कार्बन ऑन कंबस्शन गिव्स व्हाट? ये है इक्वेशन हमारे पास गिवन, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। मेक श्योर इक्वेशन बैलेंस्ड है। आगे बढ़ता है, वो कह रहा है कि अगर कार्बन जो है वो 3 grams है तो बताओ क्या बताना है हमें, इन ऑप्शंस में से क्या चीज़ सही होगी, ठीक है। व्हाट वुड इट गिव इफ़ कार्बन की मास क्या गिवन है? 3 grams है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि उसका मास इतना होगा या इतना होगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे। सो लेट्स जस्ट फाइंड कि अगर 3 ग्राम मेरे पास कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी फाइंड कर लेती हूँ मैं और उसका मास भी कर लेती हूँ, ताकि मुझे बेसिकली इस ऑप्शन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस को एलिमिनेट करके देखना है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले आप क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपके पास मास कितना गिवन है,
इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास मास कितना होगा कार्बन का, ये बैलेंस इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो कार्बन का मास कितना होता है 12, ठीक है 12 ग्राम यहाँ पे आ गया। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखो तो यहाँ पे कितनी होगी 44 होगी। कैसे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 2 बार 16 32 बेसिकली। ऐड करें इनको 44 आएगा 44, ठीक है। तो यानी कि अगर मेरे पास अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन अगर मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है तो उससे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला कि अगर 3 ग्राम आपके पास कार्बन है तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी। क्या करेंगे यहाँ पे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के देखो। जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये देखो ये क्या 12x हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से करवाएंगे। 44 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आंसर आएगा 132। 132 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, 12 1 से 12, 12 1 से 11, ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना आया 11 ग्राम। ये आंसर होना चाहिए अगर मास में है। तो ऑप्शन ए वो क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है 5.5 ग्राम, गलत है। 22 ग्राम्स भी गलत है, 11 ग्राम आंसर होना चाहिए था, तो ये तो नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में उसने मॉलिक्यूल के बारे में पूछा। अब मैं क्या करूँगी, इस 11 ग्राम को यूज़ करके आई विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करूँगी। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास जो कि है 11 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है 44। 11 1 11, 11 4 44, ठीक है। तो 1/4 आपके पास जवाब आया और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 1/4 को तो 0.25 जो कि तकरीबन 0.3 के बराबर है। तो मैं 0.3 ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो अब 0.3 जो कि नंबर ऑफ मोल्स है मल्टीप्लाई करवाएंगे एवोगैड्रो नंबर से जो कि है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23। अब 6.02 को हाँ मल्टीप्लाई करवा के देखेंगे 0.3 से, तो आपके पास 1.8 तकरीबन आंसर आ रहा है। 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23। तो आप देखो ऑप्शंस में आपके पास सबसे करीब ऑप्शन नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग, ऑप्शन डी इज़ रॉन्ग, ऑप्शन ई इज़ द राइट ऑप्शन क्योंकि इसमें 1.5 है और 1.8 1.5 आर वेरी नियर क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे तो 1.5 भी 2 बनेगा, 1.8 भी 2 ही बनेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। समझ आ गया, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट इस तरीके से सॉल्व होगा। चलें ठीक है, वी कैन यूज दिस स्पेस। 102 अल्काइल हैलाइड आपके पास RX, ठीक है। ऑन रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा आपके पास प्रोडक्ट बनता है अल्केन। तो ये कौन सा मैकेनिज्म है, देखो बन क्या रहा है, बन रहा है अल्केन। अब हमें पता है अल्काइल हैलाइड में आपके पास 2 तरीके का रिएक्शन होता है, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या तो एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यू मस्ट नो दिस, मैंने अभी बताया भी थोड़ी देर पहले कि एलिमिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उस बेचारे ने हमें अल्केन लिख के भी दिया, तो इसका मतलब एलिमिनेशन तो नहीं है, ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन भी नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन ये कुछ होता ही नहीं किसमें, अल्काइल हैलाइड में। उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है या तो एलिमिनेशन होती है। एलिमिनेशन तो हो नहीं रही, तो वी आर लेफ्ट विथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वोलर ने बनाया था। इन्होंने अमोनियम साइनेट को यूज़ किया था, उसे हीट वगैरह करके इन्होंने यूरिया बनाया था। तो यूरिया इज़ द राइट आंसर। यूरिया का कॉमन नेम होता है कार्बामाइड, कार्बामाइड ही होता है यार। और अमोनियम साइनेट, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CH2NOCH2।
अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH3CnO। या अच्छा, आई एम सॉरी, यूरिया का फॉर्मूला NH2 होगा। हाँ, NH2CO2। बेसिकली NH2 दो बार ही होता है, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, NH2 ट्वाइस। ठीक है, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। इट्स यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र, मेडिकल यूज़ भी होता है यूरिया का बहुत सारा। इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर भी यूरिया बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है और ये आपको याद होना भी चाहिए। ठीक है, okay, moving forward, the ionization energy increases along a period impredict due to increase in। आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है कि आप जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। और जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। तो अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। पहले तो इस एनर्जी का मतलब क्या है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। तो जैसे पीरियड वाइज आप जाते जाओगे तो क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो अट्रैक्शन होगी और एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है। ठीक है, एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है? ये देखो, ये लिखा हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है पीरियड वाइज, क्योंकि क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। अगर तो ये लिखते क्या चीज़ डिक्रीज़ हो रही है जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, तो एटॉमिक साइज़ आंसर होता। तो बेसिकली इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी और न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि इसका इन्वर्स रिलेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज़ का। तो साइज़ छोटा हो रहा है पीरियड वाइज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी मुश्किल हो जाता है जब आप नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। ठीक है, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टॉप और इन सेवरल स्टॉप्स हैव सेम इंथैल्पी। ये लॉ बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है। क्या है? जैसे हमारे पास ये ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर तो ये बी फिर कन्वर्ट हो रहा है सी में, या फिर डायरेक्टली ए कन्वर्ट हो रहा है सी में। तो यहाँ पे आपके पास जिस तरीके से भी देखें तो जो इंथैल्पी है सिस्टम की वो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू हेस लॉ की स्टेटमेंट है ये। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और जब आप उसकी रिडक्शन करते हैं तो आपके पास बनता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और फिर जब आप इसकी रिडक्शन करते हैं आपके पास बनता है अल्कोहल, और जब अल्कोहल की रिडक्शन होती है तो बनता है एल्केन। ठीक है, अब उल्टा चले जाएं, जब आप अल्केन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड बनेगा, या फिर कीटोन बनेगा बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ अल्कोहल। जैसे अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनेगा, अगर टर्शरी अल्कोहल है तो आपके पास रिएक्शन नहीं प्रोसीड होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? एल्डिहाइड, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर सेकेंडरी होता तो उस केस में आपके पास क्या बनता? कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल व्हेन रिएक्ट, दोबारा से उसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल है। जब प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करता है हैलोजन एसिड के साथ तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो, प्राइमरी अल्कोहल, जैसे अगर मेरे पास ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या है कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन आगे कितने कार्बन से अटैच्ड है? तो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला। डायरेक्टली अभी ऊपर हमने ये क्वेश्चन किया था सिमिलर। अगर इसके साथ मैं यहाँ पे हैलोजन एसिड जैसे HCl लगा दूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा? बस प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि देखो ये OH ग्रुप यहाँ से रिमूव होके ये क्लोराइड यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन गया? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और यहाँ पे ये बना लेगा वाटर। ठीक है, एसिटोफिनोन, ये बेसिकली हमारे पास एक एरोमेटिक कीटोन है। ओन से मुझे पता लग गया ये क्या है, ये कीटोन है।
और क्योंकि यहाँ पे एसिडो लिखा है तो इसका मतलब ये कि इसका कॉमन नेम लिखा है। और हमेशा आपने याद रखना है कि जो एरोमेटिक कीटोन्स होते हैं उनका कोई भी IUPAC नेम नहीं होता, ये हमेशा कॉमन नेम में ही लिखे जाते हैं। तो ये आपके पास क्या है, एरोमेटिक कीटोन है एक। SN1 मैकेनिज्म, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो उसके दो मैकेनिज्म्स होते हैं, SN1 और SN2। SN1 के अंदर ये डबल स्टेप मैकेनिज्म होता है, SN2 जो है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। तो SN1 के अंदर आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये एक क्या है, डबल स्टेप मैकेनिज्म है, तो सिंगल स्टेप नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जब कोई चीज़ फॉर्म होती है तो दैट्स अ स्लो प्रोसेस, तो ये फास्ट प्रोसेस स्टेप नहीं होगा, ठीक है। ये दो स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है, ओके। हेक्सानोइक एसिड का IUPAC नेम क्या होगा? हेक्सानोइक वर्ड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैप्रोइक एसिड का, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। एसिड यानी कि 2 कार्बन की बात हो रही है। फॉर्म जैसे फॉर्मल्डिहाइड यानी कि 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड 2 कार्बन वाला। फिर 3 कार्बन के लिए प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपियोन एल्डिहाइड, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, 5 के लिए वेलर, 6 कार्बन के लिए कैप्रो, ठीक है, तो कैप्रोइक एसिड। द ऑप्शन हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा रेज, गैमा रेज के बारे में आपने यहाँ पे सही जवाब सेलेक्ट करना है। न्यूट्रॉन हाईली पेनिट्रेटिंग वेलोसिटी इक्वल टू दैट ऑफ लाइट रिमेन अनडिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। गैमा रेज जो हैं उनकी वेलोसिटी इक्वल टू लाइट होती है, वो अनडिफ्लेक्टेड रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। न्यूट्रॉन हाईली पेनिट्रेटिंग, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि गैमा जो है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं विच आर हाईली पेनिट्रेटिंग। ये सबसे दिस इज़ ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ये थोड़ा सा सही नहीं है, बाकी सही है ऑप्शन ए में। सबसे पेनिट्रेटिंग है ये वाली रेज, ए वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ लाइट, नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, और इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, ठीक है, शॉर्टर देन ऑफ एक्सरे, विच इज़ राइट, ठीक है। लेस पेनिट्रेटिंग ये नहीं होते। प्रोटॉन लीस्ट पेनिट्रेटिंग, डिफ्लेक्ट लाइक नेगेटिव पार्टिकल्स नहीं। मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। वेलोसिटी लेस देन ऑफ लाइट नहीं, इनकी वेलोसिटी इज़ लाइक ऑलमोस्ट इक्वल टू लाइट। ऑप्शन बी इज़ द मोस्ट राइट ऑप्शन, ठीक है। इनकी वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, मतलब एनर्जी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP कहलाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये वैसे ही जैसे हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं के जो आप डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही टॉपिक सॉल्युबिलिटी में आप ये टॉपिक पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। ये हमें बताता है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है सॉल्युबिलिटी, पहली चीज़, और दूसरा हमें बताता है कि वेदर the precipitate will be formed or not। यानी कि प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक जवाब है, ठीक है। मेन इसका काम देखो, वेदर इन्होंने लिखा है तो इस वजह से सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वरना सॉल्युबिलिटी बताना भी KSP का काम होता है, ठीक है। अब ये कैसे बताता है, तो बेसिकली इसके लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आयन प्रोडक्ट क्या होता है, जिसे आप Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बराबर होता है कैटाइन आयनाइन की कंसंट्रेशन के, ठीक है। और अगर Q की वैल्यू बराबर है KSP के, तो इसका मतलब क्या है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, फिर भी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। अगर Q की वैल्यू आपके पास कम है KSP से, तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। अगर Q की वैल्यू ज़्यादा है KSP से, तो ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है और इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इस तरीके से ये हमें बताता है, ठीक है। इन प्रोटीन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स किससे लिंक्ड होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज से। आसान सवाल था। रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास पूछे तो हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 होता है, और फिर क्या है, कार्बन का 12 होता है, तो 1/12 सही आंसर है। रिफॉर्मिंग क्या होती है, रिफॉर्मिंग हमारे पास इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्टेन नंबर। बेसिकली क्या होता है, जब कोई फ्यूल है तो वो जिसमें नॉकिंग साउंड होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको रिफॉर्मिंग कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप ऑक्टेन नंबर को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। एडिशन प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड इथाइल अल्कोहल,
एडिशन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? एडिशन का मतलब क्या है? जब आप एडिशन करवाएंगे इथाइल अल्कोहल एंड फॉर्मल्डिहाइड की, तो ये बेसिकली बात हो रही है एल्डिहाइड की। तो अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास एक नया कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसे हम एसिटल कहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो अल्कोहल का OH ग्रुप होता है वो ऐड होता है कार्बोनल कंपाउंड ऑफ फॉर्मल्डिहाइड से। ठीक है, इसका OH जाके मिलता है इसके इस वाले कार्बन से, कार्बोनल कंपाउंड से। ठीक है, तो ये आपके पास एक नया कंपाउंड बन जिसे आप एसिटल बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड की जगह पे कीटोन लूँ तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसिटल नहीं कीटल बनेगा। ठीक है, उसके बाद है डाउन सेल इज़ यूज्ड फॉर। डाउन सेल इस्तेमाल होता है सोडियम की मेटलर्जी के लिए। अब ये सारे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल। जब जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन इट रेन्स, तो जो पानी की बूंदें होती हैं वो क्यों स्फेरिकल क्यों होती हैं? क्योंकि वाटर की सरफेस टेंशन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में अट्रैक्टेड होते हैं सेंटर की तरफ, से इस वजह से वो आपको स्फेरिकल दिखता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। जब आप हाइड्रोजनेशन करेंगे ऑयल यानी कि ऑयल में आप हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे तो आपके पास अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स कम होते जाएंगे और एक लॉन्ग चेन बनती जाएगी, स्ट्रेट चेन, जिसके अंदर सैचुरेटेड बॉन्ड्स होंगे। तो यहाँ पे ये कन्वर्जन, ये बेसिकली प्रोसेस इस्तेमाल होता है फैट की प्रोडक्शन के लिए। इट गिव्स फैट। बेंजाइल अल्कोहल यहाँ पे आपके पास गिवन है, तो ये यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप आ रहा है, तो यानी कि ये एरोमेटिक अल्कोहल हुई। बेंजाइल ग्रुप जिसमें भी आएगा तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अमोनिया सॉल्वेट, ये एक कह सकते हैं आप नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम क्या बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडा ऐश। ये इसका भी आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है, सोडा ऐश। उसके बाद द क्वांटम नंबर अलाउज फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन एम शेल। पूछ रहा है एम शेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं। देखो के शेल में S होता है, L में SP 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, M में SPD होता है। ठीक है, और N में SPDF, ये 4 ऑर्बिटल्स होता है। तो option E is the right option. And here we go, we are done with this paper. And thank you so much for watching. अगर आपने पूरा वीडियो देखा है शुरू से एंड तक, and let me know in the comment section if you are looking forward to see physics का